हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ड्रामा जिसका नाम है प्रोवोक। स्टोरी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया गया जो गुस्से में कार से निकला। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया गया जो मेकअप कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आया जिसका नाम शुन्यू था। वो तान चेंग फैमिली का मास्टर था। वो बारिश में भीगा हुआ था। उसने आते ही उस लड़की को पकड़ लिया और किस करने की कोशिश की। उस लड़की ने याद दिलाया कि वो उसके डैड की कॉन्क्यूबाइन है, लेकिन शुन्यू ने बताया कि उसने पहले उससे शादी की थी और वो खुद को किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं करना चाहता। उसने लड़की को किस कर लिया। इधर उसके डैड गुस्से में गन मांग रहे थे, इधर लड़की ने भी कंट्रोल खो दिया था। शुन्यू के डैड वहां आए और आईने पर फायर कर दिया। अब 1 महीने पहले की स्टोरी दिखाई गई। रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी हुई थी। शुन्यू ने किसी आदमी को बांध रखा था और उसे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। शुन्यू को गुस्सा आया क्योंकि वो बहुत नॉइजी था। उसने उस आदमी को तड़पाने के लिए कहा, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए था। इसके बाद उसे बताया गया कि मिस यांग उसका वेट कर रही हैं। शुन्यू के आदमी ने एक आदमी को पैसे दिए और शुन्यू उस लड़की से मिलने गया। ये मिस यांग वही लड़की थी। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो समय थम सा गया। शुन्यू ने उससे पूछा कि उसे क्लूज कैसे मिले, क्योंकि उसने ही जानकारी दी थी। जियांग ने अभी ज्वाइन किया था। उसके कुछ तो कनेक्शंस थे। शुन्यू उसे पैसे देना चाहता था, लेकिन जियांग चाहती थी कि वो उसे गिफ्ट समझे। शुन्यू ने पूछा कि वो सच बताए कि उसे क्या चाहिए। जियांग ने रुमाल निकाला, उसका खून पोंछा और कहा कि वो शियांगलिंग पार्टी में जाना चाहती है। शुन्यू उसे ले गया। अब रिपोर्टर्स ने भीड़ लगा दी और वो पूछ रहे थे कि उसका उस लेडी से क्या रिश्ता है। जब वो पार्टी में थे तो जियांग वहाँ से वॉशरूम चली गई। काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए शुन्यू का आदमी चाहता था कि वो उसके पीछे जाकर पता करे, लेकिन शुन्यू ऐसा नहीं चाहता था। तभी उसके डैड वहाँ आए। अब कोई लेडी गाना गा रही थी और ये जियांग थी। उसके गाने को सुनकर शुन्यू के डैड बहुत इम्प्रेस्ड हुए और लेडी से उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि वो उनका नया पिलर है। गाना खत्म होते ही वो उसे इंट्रोड्यूस करवाएगी। शुन्यू माहौल को समझ रहा था कि वो क्या कर रही है। ऐसा लगा जैसे उसका एम ही यही था कि वो शुन्यू के डैड को इम्प्रेस करे, और शुन्यू के डैड ने भी वाइन ग्लास उसकी ओर किया था। जियांग जब गाकर आगे बढ़ी तो शुन्यू के डैड को लगा कि वो उसके पास आएगी, लेकिन वो उन्हें छूकर गुजर गई। वो शुन्यू के पास गई और पूछा कि उसका गाना कैसा था। शुन्यू ने बताया कि उसका गाना आंखें खोल देने वाला था। शुन्यू के डैड की नज़र अब तक जियांग पर अटकी हुई थी। जियांग ने शुन्यू को उसका टूटा हुआ बटन दिया जो उसने ही तोड़ा था। शुन्यू को समझ आ गया था कि वो उसके डैड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। पार्टी से जब शुन्यू के डैड बाहर निकले तो रास्ते में उन्हें जियांग मिली और वो अब भी इम्प्रेसिंग लग रही थी। जब वो बाहर आए तो देखा कि उनकी घड़ी में सॉल का वूल अटका हुआ है। जब वो उसके पीछे गए तो जियांग तक पहुंच गए। वो वूल निकालने की कोशिश कर रहे थे तो जियांग ने उनकी मदद की। उसका इस तरह से काम करना भी इम्प्रेसिंग था। जब उसने वूल निकाला तो शुन्यू के डैड वहाँ से जाने लगे। वो उसके लिए न्यू शॉल लेना चाहते थे, लेकिन जियांग नहीं चाहती थी। उसने बड़ी ही पोलाइटली उन्हें मना कर दिया। अचानक वो कांपने लगी और बैग में कुछ ढूंढने लगी। उसको कांपते हुए देख शुन्यू के डैड ने मदद के लिए कहा। जियांग कैंडी निकाल रही थी, शायद ये उसकी बीमारी का इलाज था। मदद करते हुए जियांग की उंगलियां शुन्यू के डैड को छू गईं और वो उसके जाल में फंसते जा रहे थे। शुन्यू बाहर खड़ा देख रहा था। उसे लगा था कि जियांग उसके पीछे आई थी, पर ये उसके डैड के लिए था। उसने अपनी सॉल से उसके डैड के साथ भी खेल खेला। अब शुन्यू अपने डैड के पास गया और पूछा कि उन्होंने इम्पोर्टेंट काम कैसे सौंपा। वो अचानक उस पर इतना भरोसा कैसे कर रहे हैं। उसके डैड ने बताया कि उन्होंने उसे और उसकी मॉम को तब छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 6 साल का था। उसने 16 साल तक बहुत झेला। अब जब वो अब्रॉड से वापस आया है तो वो उसे बिजनेस का काम दे सकते हैं। शुन्यू ने वादा किया कि वो उन्हें झुकने नहीं देगा और अपना काम अच्छे से करेगा। दूसरी तरफ मिस लैन जियांग से गिड़गिड़ा रही थी क्योंकि बाहर बैठे लोग उसका शो देखना चाहते थे। सब उससे इम्प्रेस्ड थे, लेकिन जियांग सिर्फ हफ्ते में 2 गाने करने वाली थी। मिस लैन के बार बार विनती करने पर वो मान गई। जब वो कपड़े बदलने गई तो शुन्यू वहाँ आया। उसने जाते ही कहा कि वो बहुत जल्द स्टार बन गई है। उसने जियांग की चेन बंद की और उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि वो जानता है कि वो अब्रॉड से पढ़कर आई है। उसने आते ही उसके डैड के साथ हुकअप का प्लान क्यों बनाया। जियांग ने बताया कि वो हाई पोजीशन और ग्रेट वेल्थ चाहती है। शुन्यू ने उसे सिप के टिकट दिए और कहा कि वो वहाँ से चली जाए। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन जियांग की बात ने उसे रोक लिया। जियांग ने कहा कि वो अपने डैड जैसा नहीं लगता। पर क्यों?
जियांग ने बताया कि वो बस इतना जानता है कि वो अब्रॉड में पड़ी है, लेकिन वो असली सुनियो को भी जानती है। सुनियो ने उसे जोक समझा, लेकिन ये जोक जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद वो चली गई। सुनियो ने अपने आदमी से उस पर 24 घंटे नज़र रखने को कहा। दूसरी तरफ मिस्टर जेंग तमाशा कर रहे थे और वो गुस्से में ऑफिस में घुस गए और शिकायत करने लगे कि च्वांग ने सुनियो को कार्गो बिजनेस कैसे सौंप दिया। वो उसके साथ ज़्यादा समय तक रहे भी नहीं है। वो जानता है कि च्वांग शुरू से ही उसका पूरा बिजनेस हड़पना चाहता है। च्वांग को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। वो गुस्से में निकला तो एक बच्चे ने उसे एक हॉस्पिटल सर्टिफिकेट दिया जो जियांग ने भेजे थे। उसमें कुछ तो था जो उसके काम का था। इसके बाद जियांग एक बंद पड़ी जगह पर गई और कहा कि ये अब शुरू हो चुका है। इसके बाद जियांग गाना गा रही थी। सुनियो और उसके डैड दोनों उसे सुन रहे थे। सुनियो ने अपने डैड से पूछा कि क्या जियांग ने उसका फेवर जीत लिया है। मिस्टर च्वांग ने बताया कि वो उसकी मॉम जैसी लगती है, क्योंकि वो कैंडी कैरी किया करती थी और जब उसे भूख लगती थी तो वो उसे दे दिया करती थी, लेकिन उसे छोड़कर उन्हें दुख होता है। सुनियो ने कहा कि वो अपने घाव को ना कुरेदे। नेक्स्ट शो शुरू होने वाला था। मिस लैन जियांग से चेंज करने को बोल रही थी, लेकिन वहाँ कुछ तो होने वाला था जिसका वो वेट कर रही थी। मिस्टर जेंग वहाँ चिल्लाते हुए आए और बताया कि सुनियो फेक है। उसके बेटे को 5 साल पहले प्लेन में स्टैब किया गया था, जिससे उसे 12 स्टिचेस आए थे, लेकिन उसकी बॉडी पर निशान नहीं है। सुनियो ने कहा कि वो उसे नफरत करते हैं, लेकिन वो उसके डैड को शर्मिंदा कर रहे हैं। वो समझ गया था कि ये काम जियांग का है और मिस्टर जेंग ने रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन मिस्टर च्वांग को भरोसा नहीं हुआ। वो चाहते थे कि सुनियो अपने स्कार्स दिखाए। सुनियो ने अपने स्कार्स दिखाए और वो देखकर चौंक गया। उसके शरीर पर काफ़ी सारे स्कार्स थे। उसने चिल्लाकर बताया कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं था तो उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और कितनी जीती। उसने आज उसके डैड को एम्बैरेस किया है। मिस्टर जेंग को गुस्सा आया और सबने उस पर बंदूक तान दी। जियांग खड़ी सब कुछ देख रही थी। मिस्टर च्वांग ने जेंग को बताया कि वो काफ़ी समय से साथ काम करते हैं। वो जानता है अगर सुनियो को कुछ हुआ तो उसके साथ बहुत सारे लोग दफन हो जाएंगे, इसलिए मिस्टर जेंग वहाँ से चले गए। अब जियांग जब रास्ते से गुजरी तो सुनियो ने उसे पकड़ लिया और उस पर चाकू रख दिया। उसने उसे थैंक्स कहा, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करती तो वो खुद को कभी भी साबित नहीं कर पाता। क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था तो उसे पहले से ही सब कुछ पता था कि वो क्या करने वाली है। लेकिन इस तरह से थैंक्स बोलना जियांग को सही नहीं लगता। सुनियो ने पूछा कि वो इतना सब कुछ कैसे जानती है। जियांग ने बताया कि सुनियो उसका क्लासमेट था, तो अच्छा होगा दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए, और वो उसका वीक पॉइंट भी जानती है। उसने चाकू हटाते हुए बताया कि वो सॉफ्ट हार्टेड है। मिस्टर जेंग का बेटा उनकी बातें सुन रहा था। अगले दिन सुनियो ने जियांग से जियांग के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो बस चिनलिन पैलेस जाती है। इसके अलावा कुछ लोग उसका पीछा भी करते हैं। सुनियो जानना चाहता था कि वो कौन लोग हैं। इधर जियांग उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने बैग में भारी चीज डाली और उनके आते ही उन्हें गिरा दिया। इससे पहले जान पाती कि वो कौन है, उसे पकड़ लिया गया। जब सुनियो वहाँ पहुँचा तो वो जा चुकी थी, लेकिन वो समझ गया था कि ये काम बाऊची का है। बाऊची मिस्टर जेंग का बेटा था। इधर बाऊची ने जियांग को बांध रखा था। जियांग ने पूछा कि उसे क्यों बांध रखा है। उसने बताया कि वो ना तो सुनियो को मार सकता है ना ही मिस्टर च्वांग को, तो वो उसकी मिस्ट्रेस के चेहरे पर ऐसा कट करेगा कि वो उसे पसंद करना बंद कर देंगे। उसने चाकू उठाया और जियांग के मुंह पर रख दिया। तभी लाइट्स ऑफ हो गई। दरवाज़ा खुला और सुनियो डंडा लेकर आया हुआ था। अब फ्लैशबैक में दिखाया गया कि सुनियो ने अपनी बॉडी पर खुद ही वो स्टैब किया था और वो निशान बनाया था। प्रेजेंट में बाऊची ने देखा कि वो अकेला है तो उसने हमला कर दिया। दूसरी तरफ चिनलिन में पार्टी चल रही थी। इधर सुनियो सबसे लड़ रहा था और उसने लड़ाई जीती। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स च्वांग से पूछने लगे कि क्या वो जियांग से शादी करने वाले हैं। रिपोर्टर ने पूछा कि वो 10 साल में ड्राइवर से मालिक कैसे बन गया। च्वांग ने उसे बताया कि वो टैलेंटेड है, वो 10 साल में एडिटर बन सकता है, लेकिन ये एक ट्रिगर्ड क्वेश्चन था। च्वांग उसे सजा जरूर देने वाला था। इधर सुनियो ने जियांग को छुड़ाया। जियांग ने पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया। सुनियो ने बताया कि वो नरम दिल है इसलिए। जियांग चल नहीं पा रही थी तो सुनियो ने उसे उठा लिया। जब लियांग लोगों को लेकर आया तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जियांग ने उससे फिर से पूछा कि वो अकेला क्यों आया, लेकिन अगर उसे देर हो जाती तो उसका चेहरा खराब हो चुका होता। क्या अब भी वो जियांग बनकर रहना चाहती है? जियांग किसी का कर्ज रखना पसंद नहीं करती। उसने कहा वो उसे वापस जरूर लौटाएगी। दूसरी तरफ मिस्टर च्वांग चैरिटी पार्टी कर रहे थे। तभी मिस्टर जेंग
वहाँ हंगामा करने पहुँच गए। वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे क्योंकि शुन्यू ने बाऊची को मारा था। रिपोर्टर्स जब जवाब मांगने लगे तो जियांग वहाँ आई। उसने बताया कि बाऊची ने उसे किडनैप किया था। शुन्यू के पास और कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर जेंग ने सबूत मांगा तो जियांग ने अपने कपड़े खोलकर दिखाया। उसने बताया कि बाऊची ने उसे किडनैप किया था और इंसल्ट भी की थी। अगर वो भरोसा ना करे तो वो और कपड़े खोलकर दिखा सकती है। उसने चुआंग का वेट किया और सही समय पर कपड़े खोलने चली। तभी मिस्टर चुआंग ने उसे अपना कोट पहना दिया। क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ था तो उन्होंने उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लिया और यहाँ जियांग का प्लान एक स्टेप आगे बढ़ा। अब मिस्टर चुआंग मिस्टर जेंग से जवाब मांग रहे थे। उसके पास जवाब नहीं था इसलिए वो वहाँ से चला गया। शुन्यू ने उसे टॉस किया। जियांग के लाइफ में क्रूरता और दया दोनों ने उसे रुलाया था। अब शुन्यू ने उसे बधाई दी क्योंकि वो जीत गई थी। जियांग को लगता है कि ये बहुत जल्दी कहना है। तभी मिस्टर जेंग वहाँ आ गए। वो गन लेकर आए थे और शुन्यू पर तान दी। ये दूसरी बार था लेकिन तीसरी बार नहीं होने वाला था। जियांग ने उसे भटकाया। इस बीच शुन्यू ने उस पर गन तान दी और मिस्टर जेंग ने जियांग पर। शुन्यू को जियांग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर उसने कुछ किया तो ये उसके बेटे के साथ अच्छा नहीं होगा। इससे पहले वो शूट करते मिस्टर चुआंग ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज़ से जियांग को चक्कर आ गया और वो हॉस्पिटल में थी। मिस्टर चुआंग ने पेपर में अनाउंस कर दिया था कि वो उससे शादी करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। जियांग ने बताया कि वो उसे बचाने के लिए कर रहे थे, पर उसे डर है कि वही उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। दोनों को साथ देकर शुन्यू को बुरा लग रहा था, लेकिन जियांग का प्लान काम कर रहा था। वो उसके लिए फूल लाया था जो उसने कचरे में फेंक दिए। वो हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में गया और फीमेल डॉक्टर से बात की। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर चुआंग मिस्टर जेंग को मार देंगे। डॉक्टर ने बताया कि वो उसे हमेशा से मारना चाहते थे, उसने बस उन्हें बहाना दिया है। वैसे उसे खतरा नहीं लेना चाहिए। शुन्यू ने कहा कि उसकी वजह से ही वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर पाया, लेकिन उसे डर है कि कहीं बाऊची कुछ ना करे। वो उस पर नज़र रखने वाले थे। दूसरी तरफ जियांग फिर से खाली घर में गई। अब फ्लैशबैक में धुंधली यादों के साथ दिखाया गया शायद कोई शिप एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जियांग के मॉम डैड मारे गए थे। मिस्टर जेंग ने उसके डैड पर इल्ज़ाम लगा दिया था और अब वो मारा गया। जियांग ने मिस्टर चुआंग के लिए एक लंबा प्लान बनाया है। वो उन्हें नहीं छोड़ने वाली, जिसकी वजह से उनकी फैमिली का नाम खराब हुआ था। मुझे लगता है कि यांगचेंग कंपनी उसके मॉम डैड की थी और मिस्टर चुआंग ने उसे हथिया लिया। दूसरी तरफ मिस्टर चुआंग की वाइफ ने उसकी और जियांग की शादी की न्यूज़ सीखी। इधर मिस्टर चुआंग का आदमी उस रिपोर्टर की जबान काट लाया था जिसने उससे सवाल किए थे। मिस्टर चुआंग ने बाऊची पर नजर रखने को कहा। वो वैसे भी उनका सब कुछ छीन चुके थे, तो बाऊची बेचारा हो गया था। मिस्टर चुआंग की वाइफ गुस्से में वहां आई और पूछा कि वो एक नॉर्मल सिंगर से शादी कैसे कर सकते हैं। मिस्टर चुआंग ने बताया कि उन्होंने वादा किया है तो वो पीछे नहीं हट सकते। वानी गुस्से में थी क्योंकि चुआंग ने उसके अंकल से वादा किया था कि वो उसकी एक लौती वाइफ रहेगी, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। वानी ने कह दिया कि उसके अंकल ने ही उसे तानचेंग का चेयरमैन बनाया था, तो चुआंग को गुस्सा आ गया। वानी डर गई और कहा कि वो कॉन्क्यूबाइन रख रहा है तो उसके लिए ये मुश्किल तो है ही, फिर भी वो उसका स्वागत करेगी क्योंकि चुआंग कंपनी और तानचेंग का बैकबोन है। उसने अपना कंगन उतार कर दे दिया। चुआंग ने उसे फिर से कंगन पहनाया और कहा कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वही एक लौती वाइफ है। वानी बहुत गुस्से में थी। उसने अपनी मेड से पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी मेड ने बताया कि वो बस एक कॉन्क्यूबाइन है, वो ज़्यादा चिंता ना करे। वानी जियांग को बुलाना चाहती थी और उसे कुछ रूल्स एडवांस में ही बताना चाहती थी। तो दूसरी तरफ जियांग रास्ते में थी, तभी उसे शुन्यू मिला और उसे कार में बैठा लिया। उसने जियांग से कहा, उसे लगा था कि वो पैसे के लिए ये सब कर रही है, लेकिन वो खुद को भी दांव पर लगा रही है। उसे उसके इंटेंशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है, तो वो किसी को न छुए। जियांग ने वादा किया कि वो ऐसा नहीं करेगी। इसके बाद मिस लान ने उसे बताया कि उसे मिस्टर चुआंग पर फोकस करना चाहिए, ना कि शुन्यू पर। जियांग को भी लगता है कि उसे शुन्यू से नहीं उलझना चाहिए। मिस लान ने उसे बताया कि वानी ने उसे बुलाया है। वो मिस्टर लियांग की भतीजी है और उसे डील करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ चुआंग ने मिस्टर जियांग के मेमोरियल पर एसेंस जलाए और कुछ धुंधली यादें दिखाई दी जिसमें मिस जियांग को गोली मारी जा रही थी। कुछ भी क्लियर नहीं था। वानी ने उसे बताया कि उसने जियांग को बुलाया है। मिस्टर चुआंग ने कहा कि उसने उन्हें बताया क्यों नहीं, वो प्रिपेयर्ड नहीं है। उसने बताया कि उसने सारा इंतज़ाम कर लिया है। उसने अपनी मेट से यंग मास्टर के बारे में पूछा जो घर पर ही था। अब जियांग तानचेंग हाउस आई और उसे अपने बचपन की याद आई जब वो अपनी माँ के साथ केक लेकर आई थी। उसने बड़े प्यार से केक बनाया था। उसके डैड आज डांस करने वाले थे, लेकिन उसने देखा कि उसके डैड उसके सामने छत से नीचे गिरे और मर गए। उसने मन में सोचा कि वो वापस घर आ गई है।
वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। दूसरी तरफ वानी शुनियो को कॉफ़ी पिला रही थी। उसे वो कड़वा टेस्ट पसंद नहीं था, फिर भी वो ट्राई करने के लिए बोल रही थी। शुनियो ने पूछा कि वो क्या बात करना चाहती है। वानी ने बताया कि वो फैमिली है, लेकिन जियांग उनमें से एक नहीं है। क्या वो समझ रहा है? शुनियो ने कहा कि वो फैमिली है और वो समझ रहा है। वानी उसे और कॉफ़ी पीने के लिए बोल रही थी। शायद उसे समझ आ गया था, इसलिए उसने सिर्फ एक घूंट ही पिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। वानी ने अपने मेट से पूछा कि उसने बस एक घूंट पिया है, क्या ये काम करेगा? वो आधे घंटे के लिए बेहोश हो सकता था। तभी शुनियो गिर गया। वानी को लगा कि दवा बहुत जल्दी ही असर कर गई। इधर जियांग चलते चलते एक रूम में पहुंच गई, जहां उसने अपने माँ बाप का टैबलेट देखा। इधर वानी उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका प्लान फेल हो जाता। उसने अपने आदमी को काम पर लगाया। इससे पहले वो जियांग को बेहोश करता, वो वैसे ही बेहोश हो गई। अब उसे उठाकर कमरे में डाल दिया गया और अब शुनियो को लाया गया। वो होश में था। उसने अपने पैर फंसा दिए, जिससे उसे उठाना मुश्किल हो गया। वो मन में सोच रहा था कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। अब आदमी ने मदद की तो उसे उठाकर बेड पर डाल दिया। वानी ने उनके कपड़े उतारे और एक दूसरे से चिपका दिया और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। अब शुनियो ने अपनी आंखें खोली और जियांग को हटाने की कोशिश की। उसके कपड़े खुले थे तो उसे कुछ दिख गया। उसने कपड़े सही किए, तभी जियांग को होश आ गया। उसे होश में आते देख शुनियो ने नाटक करना शुरू कर दिया। अब जियांग उठी और उसे जगाने की कोशिश की। जब वो नहीं उठा तो उसने उस पर चाय फेंक दी। जियांग ने पूछा कि क्या वो जानता है कि वो ड्रग्ड था। उसने मदद की है। अब वो दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड था। दोनों अंदर फंस चुके थे। अब जियांग वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। अगर वो ऊपर से कूदेंगे तो उनके पैर टूट सकते हैं। शुनियो ने उस पर पानी फेंक दिया। उसने कहा वो मदद करना चाहता है। वो आग लगाने वाला था। जियांग जानती थी कि शुआंग इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, वो आसानी से विश्वास नहीं करेगा। शुनियो ने बताया कि अगर ऐसा नहीं किया तो शुआंग उसे छोड़ेगा नहीं। उसके पास मास्टर की थी। जियांग ने पूछा उसने पहले क्यों नहीं बताया। शुनियो वहाँ आग लगाने की सोच ही रहा था और आज उसे मौका भी मिल गया। जियांग ने भी उसका साथ दिया और दोनों ने वहाँ आग लगा दी। अब मेड ने बताया कि आग लग गई है। वानी तुरंत भाग कर गई। सब कुछ जल गया था। उसे डर था कि दोनों मर तो नहीं गए, लेकिन दोनों उसके सामने खड़े थे और उन्हें जिंदा देखकर उसे सुकून मिला। जियांग उससे बात करना चाहती थी। मिस्टर शुआंग काम में बिजी थे, इसलिए नहीं आने वाले थे। अब जियांग और शुनियो वहाँ आए। जियांग केक लेकर आई थी। वानी उसे खाने में हिचकिचा रही थी तो शुनियो ने बताया कि उसमें ड्रग नहीं मिला है। अब जियांग ने ऐसा बिहेव किया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। उसने थैंक्स कहा क्योंकि उसने उसे अपनी ड्रेस दी थी। शुनियो ने आग के लिए माफ़ी मांगी। जियांग ने उससे केक खाने को कहा। उनके जाने के बाद वानी ने मेड से पूछा कि क्या शुआंग उसकी बात पर यकीन करेगा। इसके बाद शुआंग ने देखा कि सब कुछ जल चुका है। इधर शुनियो ने जियांग से पूछा क्या अब भी वो शुआंग से शादी करना चाहती है। उसके पास अभी भी मौका है। जियांग को नहीं लगता कि उसके पास कभी कोई मौका था। दूसरी तरफ वानी ने डर डर के बताया कि वो पूरा समय शुनियो के और जियांग के साथ थी और आग लगना एक एक्सीडेंट था। शुआंग ने उसकी बात मान ली और उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। जो जा चुके हैं वो उन्हें जाने देना चाहता था। दूसरी तरफ जियांग तांगचेंग हाउस का नक्शा देख रही थी। उसे नहीं पता कि शुनियो नाटक क्यों कर रहा है, लेकिन उसे भरोसा है कि वो एक अच्छा आदमी है। उसे बचपन की याद आई। उसके डैड एक लड़के को लेकर आए थे जिसका नाम शिंगजी था। जल्द ही दोनों दोस्त बन गए। जियांग का नाम बचपन में शुशु था। अब जियांग अपने मॉम डैड के मेमोरियल पर गई। उसने वादा किया कि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन वापस लाएगी और शुआंग से बदला लेगी। उसके पास एक छोटा हिरन था जो उसके पापा ने उसे दिया था। उसने उस हिरन को वहीं पर रख दिया। उसके जाने के बाद शुनियो वहाँ आया और वो भी बदला लेना चाहता था। वहाँ पर 3 मेमोरियल टैबलेट्स थी, जिसमें से एक सुसु की थी। उसके पास भी वो छोटा हिरन था जो उसने ही दिया था। अब उसने दूसरा हिरन देखा तो उसे याद आया कि जियांग की एक आदत थी। वो चीज़ों को लेने नहीं देती थी, बल्कि चीज़ों को दिया करती थी और अब उसे शक होने लगा था। इसके बाद शुआंग के आदमी ने बताया कि मिस्टर जिंग की सारी चीज़ें हड़प ली गई हैं, लेकिन बाऊची गायब हो गया है। मिस्टर जुआंग ने उसे जल्द से जल्द ढूंढने को कहा। इधर जियांग शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसकी दोस्त उसके कपड़े पैक कर रही थी, लेकिन उन्हें लगता है कि जियांग को उन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी लकी है। ऐसा नसीब सबका नहीं होता। मैच मेकर जल्दी में था, इसलिए शुनियो उसे लेने आया। उसने बताया कि उसके डैड को काम था, इसलिए वो उसे लेने नहीं आ सकते। उसे जियांग के पास आकर कहा कि वेलकम टू द हेल। अब फ्लैशबैक में दिखाया गया मिस्टर जुआंग शादी के लिए तैयार हो रहे थे। तभी कोई लेटर मिला और वो जल्दबाजी में चले गए। उन्होंने शुनियो को वहाँ जाने के लिए कहा। अब प्रेजेंट का सीन आया और वो उसे वहाँ से ले आया। जियांग अब घर आई तो उसने कहा कि ये हेल नहीं है बल्कि उसका घर है। अब टी सेरेमनी होने वाली थी।
जियांग ने वानी को चाय दी, लेकिन वानी ने उसे जियांग पर फेंक दिया। इस बीच शुन्यू ने उसे रोक लिया और उसका हाथ जल गया। अब शुन्यू सोच रहा था कि ऐसा कौन सा काम होगा जिसके लिए वो शादी छोड़कर चला गया। तभी जियांग वहाँ आई, क्योंकि उसकी वजह से उसका हाथ जला था, इसलिए वो एलोवेरा लेकर आई थी। शुन्यू ने उसके हाथ देखे तो पता चला उसे एलो से एलर्जी है और उसे बचपन की याद आई। सुसु को भी यही एलर्जी थी। शुन्यू का आखिरी काम बचा था, वो था उसे रूम दिखाना। वानी को जलन हो रही थी क्योंकि जियांग का कमरा उसके कमरे से बड़ा था, लेकिन उसे वो कमरा ऑफर किया गया था। वानी ने अपने आदमी से उन दोनों पर नजर रखने को कहा, क्योंकि उसे लगता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इधर दोनों कमरे में थे। जियांग को अपना बचपन याद आ रहा था, जहाँ सिंगजी उसे छोड़कर जा रहा था। जियांग चाहती थी कि वो रुक जाए, लेकिन सिंगजी पढ़ना चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी। वो अब पढ़ लिख कर बदला लेने वाला था। उसने जियांग को एक चाकू दिया था और जब वो मिलते, जियांग उसके लिए वैसा ही हिरन कार्व करने वाली थी। अब शुन्यू को पता चला कि लो उन पर नजर रख रहा है। अब आधी रात में जियांग बड़ा सा चाकू लेकर कहीं जा रही थी। शुन्यू ने उस पर नजर रखी और उसके पीछे गया। उसने देखा कि जियांग ऐसे ही कुछ काट रही थी, जैसे कि किसी का कत्ल कर रही हो। शुन्यू ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वो आधी रात में क्या कर रही है। जियांग ने बताया कि उसने पूरे दिन कुछ खाया नहीं है। शुन्यू ने पूछा उसे कैसे पता कि किचन कहाँ है। लगता है वो सब पहले से ही जानती है। इससे पहले वो जवाब देती, शुन्यू ने देखा उसे कटिंग भी नहीं आती है, इसलिए उसने जियांग के लिए केक बनाया। जियांग को केक बहुत पसंद आया। तभी वानी ने खुशबू सूंघी और वहाँ आ गई। शुन्यू वहीं पर छुप गया था। वानी ने एक्स्ट्रा पीस के बारे में पूछा। जियांग ने उसे वो एक्स्ट्रा पीस दे दिया जो शुन्यू ने उसे दिया था। वानी एविल नहीं थी, बल्कि वो क्यूट थी और फनी भी। उसके जाने के बाद शुन्यू ने पूछा कि क्या वो उसके लिए एक और बना दे। जियांग को हिचकी आ रही थी। अगले दिन शुन्यू डॉक्टर से मिला और उसे च्वांग के बारे में बताया। च्वांग ड्रग स्मगलिंग करता था, लेकिन अब तक पर्दाफाश नहीं हुआ था। शुन्यू को लगता है कि सुसु जिंदा है। अगर च्वांग काम का नहीं होता तो वो उसे कब का मार देता। इसके बाद उसने जियांग को किसी से कुछ खरीदते देखा। जियांग किचन में थी और उसने दवा हाथ में ली थी। शुन्यू को लगा कि उसने खाने में कुछ मिला दिया है। जब सब डाइनिंग टेबल पर थे तो शुन्यू को हर डिश पर शक हो रहा था। उसे यकीन दिलाने के लिए उसने हर डिश खाई। शुन्यू को नहीं पता था कि उसका मकसद क्या है, लेकिन वो उस पर नजर रखने वाला था। अगले दिन उसने उस आदमी को पकड़ा और पता किया कि उसने जियांग को क्या बेचा था। वो दवा लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि वो दवा विदेश से स्मगल की गई है और वो दवा दिमाग शांत करने के लिए है। शुन्यू को हैरानी हुई कि क्या जियांग मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वानी ने लुओ से पूछा कि जियांग और शुन्यू के बारे में कुछ पता चला या नहीं। लुओ ने बताया कि उनके बीच कुछ नहीं है। वानी हैरान थी कि च्वांग इतने दिन से बाहर था, एक भी कॉल नहीं किया। जब उसकी मेड आई तो उसने जियांग के बारे में पूछा। वानी ने बताया कि उसे सिर्फ चावल देने हैं। अब जियांग सिर्फ चावल खा रही थी। शुन्यू ने उसे देखा और सोचा क्या वो सच में मेंटली डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि वो सूखे चावल खा रही थी। शुन्यू उसके साथ बैठ गया और उसने मन में सोचा कि वो माइल्ड की तरह है, वो फटेगी तो बहुत खतरनाक होगा। जियांग सोच रही थी कि वो उसका पीछा करके थकता नहीं है क्या, आखिर वो सोच क्या रहा है। वानी उन्हें देखकर सोच रही कि दोनों बिना कुछ बोले ही सूखे चावल खा रहे हैं। उसने मेड से कहा कि वो इतने शांत बैठकर सूखे चावल कैसे खा रहे हैं, लेकिन ये उसका ही ऑर्डर था। इसके बाद लोगों को सफाई करते वक्त एक बॉक्स मिला जिसमें एक रिबन था। ये वही रिबन था जो मिस्टर जियांग के कमरे को साफ करते हुए मिला था। तभी जियांग वहाँ आई और कहा कि ये उसका है। उसके डैड जब जिंदा थे तो उसके लिए लाए थे। अब लोगों को पास्ट याद आया जब च्वांग ने उससे रूम साफ करने को कहा था। उसने जियांग को एक बोरी में बांध लिया था और वो सीढ़ियों से गिर गया। जियांग ने उससे भीख मांगी कि वो उसे जाने दे और उसने उसे बोरी में फिर से बांध दिया था और ये वही रिबन था। लो उससे डर गया और वहाँ से निकल गया। अब रात हो गई थी और जोर की आंधी आई। उसने खिड़कियाँ बंद करते वक्त देखा कि बाहर सेम बोरी पड़ी थी। जब उसने जाकर देखा तो उसमें कुछ हिला, जिससे वो डर गया, लेकिन उसमें सिर्फ मुर्गे थे। जियांग उसके पीछे थी। जैसे ही उसने अंकल बोला, लो डर गया। जियांग ने उसके करीब आकर कहा कि उसे टैबलेट साफ करनी होगी। शुन्यू ये सब देख रहा था। लो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो भागने लगा। इधर जियांग उसी खाली जगह पर गई। च्वांग का नाम कुरेद कर आग में जला दिया। शुन्यू उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच गया। इधर लो मेमोरियल पर गया और उसे साफ करने लगा और उसे लगा कि सुसु वापस आ गई है। जियांग ने उसे फिर से डरा दिया। उधर शुन्यू ने टैबलेट देखी और उसे समझ आ गया कि जियांग सुसु और जियांग यिंग दोनों एक ही हैं। इधर सुसु ने लोगों को बताया कि वो सुसु है। उसने कहा कि क्या वो जानना नहीं चाहता कि वो कैसे जिंदा बची। वो रात बिल्कुल आज की तरह थी जब उसने उसे दफन कर दिया था। क्या उसे हैरानी नहीं कि उसने रस्सी कैसे खोली जो उसने इतनी टाइट बांधी थी। उस रात इतनी ठंड थी कि उसकी स्किन कटी जा रही थी।
जब उसे दफन किया गया था, उस बारिश ने धीरे धीरे मिट्टी पिघला दी थी और वो उसी चाकू से रस्सी काट कर बाहर निकली थी। उसे नहीं लगा था कि वो जिंदा बच पाएगी, लेकिन फिर भी वो बच गई। लोगों ने बताया कि उसे फोर्स किया गया था। वो बाद में उसे देखने गया था, लेकिन वो जा चुकी थी। वो जानता था कि वो मरी नहीं है, लेकिन उसने सीक्रेट रखा। जियांग ने गुस्से में कहा कि उसके पापा ने उसे वो सब दिया था जो उसे चाहिए था, उस पर दया दिखाई थी और उसकी बीमार बीवी का इलाज भी करवाया था, और उसने धोखा दिया। जियांग ने उसका गला अपने रिबन से बांध लिया। लोगों ने बताया कि च्वांग और उसके डैड की बातें रिकॉर्ड हुई थी, जो स्टडी रूम में रखी हैं। अभी वो उसे मारकर नर्क भेज दे, लेकिन जियांग ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा कि वो पहले से ही नर्क में है, अब वो अपनी गलतियों का पछतावा करे। रात बहुत ठंडी थी, ये उसके चेहरे को काट रही थी। जब वो वापस आई तो बुरी हालत में थी। सुनियो ने उसे देखा तो उसे बचपन की सुसु नजर आई। जियांग को भी सिग्जी नजर आ रहा था। वो भागकर उसके पास आई और बेहोश हो गई। अब सुनियो उसके कपड़े निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांग को होश आ गया। उसने सुनियो को जोर का थप्पड़ मारा। सुनियो ने बताया कि उसे बुखार है, उसे जल्द से जल्द कपड़े बदल लेने चाहिए। जियांग ने चाकू निकाला और उसे पूछा कि उसने क्या किया है। सुनियो ने उसका हाथ घुमा दिया और कहा कि वो जिस हालत में है वो कुछ भी कर सकता है, सो अभी के लिए वो कपड़े बदले। और वो उसके लिए दवा लेने गया। इधर वानी को पानी और बिजली से बहुत डर लग रहा था। उसने अपनी मेड से वहीं रुकने को कहा और उसे थैंक्स भी कहा, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ थी। इधर जियांग ने सुनियो से पूछा कि वो उसे कहाँ मिली थी। सुनियो ने बताया कि वो बैकयार्ड में मिली थी। जियांग को कुछ भी याद नहीं था। उसके बाल उसके बटन में फंस गए थे, तो सुनियो ने उसकी मदद करने के लिए कहा। अगर वो नहीं करने देती तो वो कैंची लाने वाला था। सुनियो ने उसके बाल सुलझाए। ये सब मुझे नौटंकी लग रही है, जरा से बाल भी नहीं निकल रहे थे। ये बस दिखाने के लिए कुछ भी बना देते हैं। मेरे को तो बस स्टोरी एक्सप्लेन करनी है। सो सुनियो ने उससे दवा खाने को कहा और चला गया। अब सुनियो ने डॉक्टर को बताया कि सुसु जिंदा है और उसके आसपास ही है। उसका अगला प्लान उसे वहाँ से निकालना था। अगले दिन वानी ने जियांग को नहीं देखा तो उसके बारे में पूछा। उसे पता चला कि वो बीमार है, तो उसे लगा कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। इतने में उसे पता चला कि लुओ मर गया है और उसे बिजली का झटका लगा था। अब सुनियो और जियांग दोनों बातें कर रहे थे कि उन्होंने लुओ के बारे में खबर फैला दी है। लियांग ने जियांग को देखा, वो नेम प्लेट को खिसका रही थी। इसके जाने के बाद सुनियो वहाँ गया और देखा कि वो एक पौधे को धूप देने के लिए नेम प्लेट हटा रही थी। उसने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर को लगा कि वो सुसु को बताएगा कि वो कौन है, लेकिन सुनियो ऐसा नहीं करना चाहता। अब उसने जियांग के लिए नूडल्स बनाई। उसने पहले भी उसके बर्थडे पर नूडल्स बनाई थी। उसे याद था, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि उसे नहीं पता। अगले दिन जियांग को लेटर मिला जिसमें लिखा था कि अगर वो मिस लैन को बचाना चाहती है तो शिंगलिन वापस आए। जब जियांग वहाँ गई तो सुनियो ने उसे बेहोश कर दिया। वो उसे वहाँ से निकालना चाहता था क्योंकि वो मानने वाली नहीं थी। सो वो उसे रेलवे स्टेशन ले गया। वहाँ का वर्कर उससे लड़की के बारे में पूछने लगा। उसने पैसे दिए और उसका मुंह बंद रखने को कहा। अब वो उसे ट्रेन में ले गया, लेकिन जियांग अचानक होश में आ गई और चिल्लाने लगी। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने वाली नहीं थी। सुनियो ने कहा कि उसकी गलती है कि उसने इतनी कम डोज दी थी। जियांग वहाँ से उठकर चल दी तो सुनियो ने उसे रोका। तभी वहाँ उसने अपने डैड के आदमी को देखा। वो उससे बचकर आगे बढ़े तो मिस्टर च्वांग भी उसी ट्रेन में थे। वो कहीं छुप गए और उनकी बातें सुनी। वो बाऊची को ढूंढ रहे थे, लेकिन शायद उन्हें गलतफहमी हुई थी। तभी टीटी वहाँ आ गया और दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। जियांग बहुत घबरा गई और उसने अपना कंट्रोल खो दिया। वो ट्रेन से कूद जाना चाहती थी, लेकिन सुनियो ने उसे शांत करने की कोशिश की। टीटी ने दरवाज़ा खोला तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब दिखे, इसलिए उसने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। रिम उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीटी ने उसे वहाँ से जाने को कहा। अब जियांग ने सुनियो को जोर से थप्पड़ मारा। दोनों पैदल पैदल घर जा रहे थे। सुनियो ने पूछा कि क्या वो ठीक है। जियांग ने उसे फिर से मारने की कोशिश की। उसे लगा कि वो अच्छा आदमी था क्योंकि उसने उसके लिए नूडल्स बनाए थे, लेकिन क्या वो उसे बेचने वाला था? सुनियो ने बताया कि वो कोई ह्यूमन ट्रैफिकर नहीं है, लेकिन जियांग अब उस पर भरोसा नहीं करने वाली थी। सुनियो ने कहा कि वो अपनी हील्स पर नहीं चल पाएगी, क्या वो उसे उठा ले, लेकिन जियांग चाहती थी कि वो बस अपना मुंह बंद रखे। इधर शुआंग वापस आ गया था। जब उसने जियांग के बारे में पूछा तो वानी ने बताया कि उसने उसे लंबे समय से नहीं देखा है और सुनियो भी गायब था। जैसे ही उसका नाम लिया गया वो हाजिर हो गया। उसने बताया कि वो लुओ के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था। शुआंग को हैरानी हुई कि वो मर गया है। अब वो अपने रूम में गया और उस पेंटिंग के पीछे रखा रिकॉर्ड देखा। वो अब तक ठीक था और उसे राहत मिली। तभी जियांग उसके कमरे में आई। उसने सोचा कि वो रिकॉर्ड ज़रूर वहीं रखा होगा। शुआंग ने उसे माफ़ी मांगी क्योंकि वो लंबे समय से बाहर था। उसने उसे जाने को कहा क्योंकि वो रात में खुद उससे मिलने आने वाला था। उसके बाहर निकलते ही सुनियो ने उसे खींच लिया। उसने जियांग से कहा कि उसने मना क्यों नहीं किया।
वो उसके रूम तक आने वाला है। जियांग ने बताया कि वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी कॉन्क्यूबाइन है, तो वो मना नहीं करेगी। सुनियो चाहता था कि वो कोई बहाना बना दे, लेकिन जियांग नहीं करना चाहती थी। सुनियो उसे बताना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन वो इतना कहकर रुक गया कि वो उसका दोस्त था। जियांग चली गई और उसने नहाया। नहाते हुए सोच रही थी कि आज वो मौके को जाने नहीं देगी, वो आज चुआंग को मौत तक कुचल देगी। जैसे ही वो नहाकर निकली, चुआंग ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो बहुत एक्साइटेड था। उसने तुरंत जियांग को बेड पर लिटा दिया और उसके करीब आ गया। जियांग ने तकिए के नीचे से चाकू निकाला और उसे मार दिया। आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर दिया गाइस। ये बहुत लंबा था, इसलिए मैंने इसे छोटा कर दिया है। सो गाइस, ये स्टोरी थोड़ा सा अजीब है, तो आप लोग इसे मिसजज ना करें। ये जो लड़का है वो फिक्सन है, और ये जो लेडी है इसकी शादी इसके डैड से नहीं हुई है। ये बस उसकी कॉन्क्यूबाइन है और शादी की किसी भी रस्म में वो शामिल नहीं था। सुनियो ही था जो हर रिचुअल में शामिल था, तो इसका उसके डैड से कोई लेना देना नहीं है। तो जियांग किसी भी तरह से उसकी वाइफ नहीं है।